दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं रिक्लेम योर ब्रेन बुक के बारे में, जिसको लिखा है जोसेफ अनिबाली ने। चैप्टर 1, बैलेंसिंग द ब्रेन। कभी कभी हम सभी अपने बिजी ब्रेन को एक्सपीरियंस करते हैं जब लगता है कि हम काम के बोझ के नीचे दब गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे काम खत्म होने के बजाय और बढ़ते जाते हैं। जब हम पहले वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक नए प्रोजेक्ट का काम हाथ में आ जाता है। कभी कभी घर पे बच्चे या बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं और उनकी देखभाल का ज़िम्मा भी हम पे आ जाता है। और तभी हमारी पुरानी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है और उसकी मरम्मत का खर्चा उठाना मुश्किल हो जाता है। इन सभी चीज़ों की वजह से हमारा दिमाग हाइपर मोड में चला जाता है और लगता है कि हम पैनिक अटैक की कगार पर हैं। हमारे दिमाग में ये सवाल घूमते रहते हैं कि कैसे मैं अपना काम पूरा करूं, कैसे मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा, गाड़ी कैसे ठीक कराऊंगा, बिल कैसे पे करूंगा। पर आखिर ये सब होता क्यों है? दिमाग में ऐसा क्या होता है जो हमें इतना बेचैन कर देता है? इसके लिए हमें थोड़ा दिमाग को समझना होगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। हमारे दिमाग में 4 लोब्स होते हैं। इन्हें आप पार्ट्स की तरह समझ सकते हैं: फ्रंटल, टेम्परल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल। टेम्परल लोब आपकी याददाश्त और इमोशन को प्रोसेस करता है। पैराइटल लोब हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। ऑक्सीपिटल लोब विजुअल प्रोसेसिंग करता है, जिसमें आप चीज़ों को देखकर पहचान पाते हैं। अगला है फ्रंटल लोब। इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। ये हमारे दिमाग का सीईओ है। ये कई सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, जैसे प्लानिंग, डिसीजन, अटेंशन। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है। अब अगर हमारा लिम्बिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है, जिससे फिर हमारे इमोशन का बैलेंस बिगड़ जाता है। उससे फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सुमन, जो पिछले 6 महीनों से कंपनी के एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिससे उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपने दिमाग को बैलेंस में ला सकते हैं। इसको बैलेंस में लाने की सारी स्ट्रैटेजीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2, कॉन्करिंग नेगेटिविटी। मुझे जब बिज़ी ब्रेन के बारे में पहली बार पता चला तो मैंने एक चीज़ नोटिस की। जिन लोगों का बिज़ी ब्रेन होता है उनमें एक चीज़ और कॉमन होती है, और वो है नेगेटिव सोच। उनका दिमाग एक लूप में फंस जाता है और वो हमेशा ही नेगेटिव सोचते हैं। जैसे अभी हमने सुमन के बारे में बात की थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जब उसके दिमाग का बैलेंस बिगड़ा तो वो डिप्रेशन में डूबता जा रहा था, क्योंकि उसके नेगेटिव थॉट्स उसके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे थे। उसका दिमाग एक लूप में फंसने लगा। उसे लगने लगा कि वो अब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। उसे फ्यूचर के बारे में भी डर लगने लगा और हर चीज़ नेगेटिव लगने लगी थी। अभिषेक की कहानी से हम इसे और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अभिषेक को स्विमिंग नहीं आती है। जब वो पहली बार स्विमिंग सीखने के लिए अपने पिता के साथ तालाब में गया तो थोड़ी देर बाद वो डूबने लगा, पर उसको उसके पिता ने बचा लिया। लेकिन अभिषेक के मन में वो डर बैठ गया था कि अगर मैं फिर से पानी में गया तो मैं डूब जाऊंगा। और अब जब भी वो पानी में जाने की सोचता था तो उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी ही आती थी। पर आखिर नेगेटिविटी होती क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन में नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी आती है क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए सोचता है। वो किसी भी चीज़ को टालना चाहता है। हमारे ब्रेन का नेगेटिव राइट हेमिस्फीयर पहले डेवलप होता है और पॉजिटिव लेफ्ट हेमिस्फीयर बाद में। इसीलिए बचपन से हम ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं और यही वजह है कि नेगेटिविटी को दूर करना इतना मुश्किल होता है। पर यह भी ज़रूरी है कि हम नेगेटिविटी से अवेयर रहे और इसके ओवरकम करने के तरीके ढूंढें। नेगेटिविटी इंसानी नेचर का एक हिस्सा है और इसे मैनेज करना हमारे हाथ में है। अब जानते हैं इनको मैनेज करने की स्ट्रैटेजीज़। पहली है डिस्टेंस एंड डिटैच। तुम अपना दिमाग नहीं हो, तुम्हारे थॉट्स भी तुम नहीं हो। थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे हार्ट बीट और सांस लेना। हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते, पर अगर हम इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करने दें तो ये हम पे हावी हो सकते हैं। अपने नेगेटिव थॉट्स से दूरी बनाने के लिए खुद को याद दिलाओ कि यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग की क्रिएशंस है। दूसरी स्ट्रैटेजी है डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ।
कुछ बी प्रोडक्टिव या पॉजिटिव करो, या फिर कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हें बिजी रखे। जब हम किसी एक्टिविटी में फुली अब्जॉर्ब्ड होते हैं, जैसे एक पज़ल बुक या किसी दोस्त से बात करना, तो हमारे नेगेटिव थॉट्स न्यूट्रल या पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है रिमेंबर योर वैल्यूज़। जब तुम नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हो, अपने कोर वैल्यूज़ पे फोकस करना नेगेटिविटी को कम करने में मदद कर सकता है। चौथी है स्विच ऑफ द बटन। इमेजिन करो तुम्हारे सर पे एक बटन है जो तुम्हें अपने नेगेटिव थॉट्स को कम करने में मदद करता है। उस बटन को दबाकर नेगेटिविटी को डाउन करो। पांचवी है हैव अ लाफ। अपने नेगेटिव थॉट्स पे हंसने की कोशिश करो। ह्यूमर नेगेटिविटी को लाइट बनाता है। छठी स्ट्रैटेजी है डीप ब्रेथ। ये तुम्हारे दिमाग को रिलैक्स करता है और इसी के साथ फिजिकल एक्टिविटी करो। ये तुम्हें स्टक होने से बचाती है। चैप्टर 3 रीराइटिंग योर स्टोरीज। खुद के और दूसरों के बारे में जो कहानियाँ हम बनाते हैं वह हमेशा सच नहीं होती। हम जब एक कहानी बार बार सुनते हैं तो उस पर हमारा अटैचमेंट बार आ जाता है और हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन ये कहानियाँ सिर्फ हमारे थॉट्स का एक रिफ्लेक्शन होती हैं, वह रियलिटी नहीं होती। जैसे हमने अभिषेक का एग्जाम्पल देखा था, जिसने अपने दिमाग में स्टोरी बना ली थी कि मैं अब पानी में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। हमारे दिमाग का एक पार्ट जो कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इन कहानियों को क्रिएट करता है। अगर हमारे चाइल्डहुड में अटैचमेंट इश्यूज़ थे, जैसे कि डिस्टर्ब्ड फैमिली एनवायरनमेंट, तो हमारी कहानियाँ भी फ्रैगमेंटेड एंड इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं। लेकिन आम तौर पे हम अपनी अनहेल्थी स्टोरीज़ को आइडेंटिफाई करके उन्हें रीराइट कर सकते हैं। इससे हमें इंटरनल इनिबिशन से निकलने और ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्टोरी टेलिंग से हम अपने नेगेटिव टेंडेंसीज़ को बैलेंस कर सकते हैं और अपने थॉट्स को बेटर समझ सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन से अपनी मन की नेगेटिव स्टोरीज़ को चेंज करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, अपनी सोच को समझें। पहले अपनी नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करें। ये सोच क्या है जो आपको नेगेटिव बनाती है, जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता या मुझसे कभी कुछ सही नहीं होता। दूसरा, सोच को चैलेंज करना। जब आपको नेगेटिव सोच मिले उसे चैलेंज करें। क्या यह सोच सच है? इसके लिए कोई एविडेंस है? यह सोच आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है? तीसरा, पॉजिटिव कहानी बनाएं। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव और रियलिस्टिक सोच से रेप्लिकेट करें। एग्जाम्पल के लिए, मैं फेल हो गया पर मैं सीख कर अगली बार बेटर करूँगा, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपनी सोच में शामिल करें। चौथा, अपने एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करना। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करें। देखें कि आपने कब और कैसे कुछ गलत या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का सामना किया। उनको एनालाइज करें और देखें कि कैसे आप उन सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। चैप्टर 4 बिकमिंग माइंडफुल। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस एक तरीका है जिससे आप अपनी सोच और एक्सपीरियंसेस को बेहतर समझ सकते हैं। ये एक इंटेंशनल प्रोसेस है जिससे आप अपने आप को मॉनिटर करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को रेगुलेट करते हैं। इसका मतलब है अपने दिमाग के विचार और फीलिंग्स को बिना जज किए देखना। आप अपनी सोच को धीरे धीरे समझने और शांत करने की कोशिश करते हैं। माइंडफुलनेस आपको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस से बाहर निकालती है और ज़्यादा कॉन्शियस बनाती है। जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं और अपने बिजी ब्रेन को शांत करते हैं। मेडिटेशन भी एक फॉर्म है माइंडफुलनेस का, जो आपके इनर पीस को पाने में मदद करता है। इसका मकसद है अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझना और उन्हें बेहतर मैनेज करना। माइंडफुलनेस के फ़ायदे क्या हैं? पहला, इमोशंस कंट्रोल। माइंडफुलनेस से अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आसान होता है और नेगेटिविटी कम होती है। दूसरा, बेटर रिलेशनशिप्स। माइंडफुल लोग दूसरों के सिग्नल्स को अच्छे से समझ पाते हैं और ज़्यादा कंपैशन रखते हैं। तीसरा, इम्प्रूव्ड इंट्यूशन। माइंडफुलनेस से इंट्यूशन और इंसाइट बेटर होती है। चौथा, लेस स्ट्रेस। मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस कम होता है और रिलैक्सेशन बढ़ता है। पांचवा, हेल्थ बेनिफिट्स। स्टडीज़ से पता चला है कि माइंडफुलनेस से ब्लड प्रेशर, स्लीप क्वालिटी, क्रॉनिक पेन और इवन ब्लड शुगर लेवल्स बेटर होते हैं। मेडिटेशन से ब्रेन के पार्ट्स भी बेटर होते हैं जो कि अटेंशन और पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइंडफुलनेस से आप ज़्यादा खुश और फोकस्ड फील करते हैं।
चैप्टर 5 राइटिंग रिलेशनशिप। राइटिंग रिलेशनशिप्स का मतलब है कि अपने रिश्तों को सही करना और उन्हें बेहतर बनाना। जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो हम ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। ये रिश्ते हमें सपोर्ट का एहसास देते हैं जो हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनहेल्थी रिलेशनशिप्स हमें इमोशनली और फिज़िकली नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी में डाल सकते हैं और इससे हमें सिर दर्द या नींद से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। रिश्तों को सुधारने की ये है कि हम अपने इमोशंस और बिहेवियर को समझें और मैनेज करें। ऐसा करने से हम दूसरों के साथ बेहतर और पॉजिटिव कनेक्शंस बना सकते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। रोहित और अमित बचपन के दोस्त थे। वे दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा साथ रहे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक दूसरे की परछाई मानते थे। लेकिन समय के साथ साथ उनकी दोस्ती में दरार आने लगी। कॉलेज के बाद दोनों की ज़िंदगी अलग अलग दिशाओं में चली गई। रोहित ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली, जबकि अमित ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। काम की बिजीनेस और नए दोस्तों की वजह से वे एक दूसरे से कम मिलने लगे। धीरे धीरे उनके बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ता गया। एक दिन रोहित ने सुना कि अमित का बिजनेस काफ़ी मुश्किल में है। उसे लगा कि अमित मदद मांगने के लिए उसे फ़ोन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित ने सोचा कि शायद अमित अब उसे दोस्त नहीं मानता। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों के बीच दूरी और बढ़ गई। कुछ महीने बाद रोहित को अपने पुराने दिनों की याद आई और उसने महसूस किया कि वो अमित से काफ़ी समय से नहीं मिला। उसने खुद को दोषी ठहराया कि उसने अपनी दोस्ती को ठीक करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। रोहित ने फैसला किया कि वह इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करेगा। उसने अमित को फ़ोन किया और मिलने के लिए बुलाया। शुरू में अमित थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर दोनों मिलकर बैठ गए और अपने अपने दिल की बातें शेयर की। रोहित ने अपनी फीलिंग्स और उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खुलकर बताया जिसने उन्हें दूर कर दिया था। अमित ने भी अपने दिल की बातें बताईं और बताया कि कैसे वह रोहित की मदद के बिना ही अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसकी दोस्ती पर कोई बोझ ना आए। दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी और महसूस किया कि उन्होंने बिना किसी बात के अपनी दोस्ती को खतरे में डाल दिया था। उस दिन के बाद रोहित और अमित ने अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत करने का सोच लिया। उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करने और मिलने का समय निकाला। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों को सही करना और उन्हें बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है। अगर हम अपने रिश्तों को समय पर समझें और उनकी केयर करें तो हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ और सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग और दूरी को ख़त्म करना ही राइटिंग रिलेशनशिप का सही मतलब है। अब इसकी स्ट्रैटेजीज़ को समझते हैं। पहली, रोल्स को आइडेंटिफाई करो। सोचो कि तुम और दूसरा इंसान एक नाटक में किरदार निभा रहे हो। जैसे तुम एक ऐसे बच्चे हो जो हमेशा खुद को दोषी महसूस करते हो और दूसरा इंसान वो है जो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है। ये समझने की कोशिश करो कि ये रिश्ते में कैसे इम्बैलेंस पैदा करता है। अब जब तुम इसे समझ चुके हो तो सोचो कि इसे बैलेंस में कैसे लाया जा सकता है। दूसरी, सोचो कि तुम रिश्ते में क्या भूमिका निभाना चाहते हो। ये सोचो कि अगर तुम एक बैलेंस वाले रिश्ते में होते तो तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी दिखती। इस पर विचार करो और इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करो। तीसरी, अपने और दूसरे के कामों को समझो। रिश्ते में तुम क्या कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, इस पर ध्यान दो। तुम्हारे शब्द और उनके पीछे की भावनाएं सामने वाले व्यक्ति पर असर डालने के लिए होती हैं। ये समझो कि जो तुम बोल रहे हो वो सामने वाले पर क्या असर कर रहा है और क्या ये सही है। चौथी, अपनी वैल्यूज़ जानो और उन्हें कायम रखो। तुम्हारे लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे जानो और समझो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें गलत तरीके से अफेक्ट कर रहा है तो अपने वैल्यूज़ पर टिके रहो। अगर कोई रिश्ता लगातार जहर की तरह लग रहा है तो उसे ख़त्म कर दो। जैसे हम खराब खाना नहीं खाते वैसे ही बुरे रिश्तों से भी दूर रहना चाहिए। पांचवी, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। अगर रिश्ता बहुत ख़राब नहीं है तो किसी दोस्त या मेंटर से बात करो। वो तुम्हें सही फैसला लेने में मदद कर सकते हैं या तुम्हें ताकत दे सकते हैं कि तुम गलत रिश्ते को ख़त्म कर सको। छठी, ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प लो। अगर रिश्ते की प्रॉब्लम बहुत पुरानी और गहरी है तो किसी अच्छे थेरेपिस्ट से बात करो।
वो तुम्हें समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। 7वीं, उम्मीद बनाए रखो। लोग बदल सकते हैं, बदलाव और ठीक होना पॉसिबल है, उम्मीद मत छोड़ो। चैप्टर 6, हाउ टू बिकम मेंटली हेल्थी। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप ये तरीके यूज़ कर सकते हैं। पहला, दिन में 2 बार अपना फोकस हार्ट पे रखते हुए डीप ब्रीदिंग करो। दूसरा, जब भी एंग्शियस या स्ट्रेस्ड फील करो, दिन में कम से कम 3 बार बटरफ्लाई हग ट्राई करो। तीसरा, GABA, L-theanine और मैग्नीशियम जैसे सप्लीमेंट्स ट्राई करो, अगर सूट करें तो डेली यूज़ कर सकते हो। चौथा, हाई प्रोटीन ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करो, कैफ़ीन और शुगर को कम करो और रोज़ एक्सरसाइज करो। 5वां, अगर ये सब एफर्ट्स काम न करें तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो, जैसे CBT या मेडिकेशन। छठा, वर्चुअल रियलिटी थेरेपी। वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करके इमर्सिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन मैनेज करने में हेल्प करेगा। 7वां, बायो फीडबैक डिवाइसेस। वेरेबल डिवाइसेस जैसे म्यूज़ या हार्ट मैथ का यूज़ करो, जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज मॉनिटर करके स्ट्रेस कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन में मदद करते हैं। 8वां, ऑनलाइन थेरेपी प्लेटफॉर्म्स, बेटर हेल्प या टॉक स्पेस जैसे प्लेटफॉर्म से चैट, कॉल या वीडियो के थ्रू प्रोफेशनल थेरेपी लो। 9वां, न्यूरोप्लास्टिसिटी टेक्निक्स, ब्रेन ट्रेनिंग ऐप्स जैसे लुमोसिटी या कॉग्निफिट से मूड और कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव करो। 10वां, आर्ट एंड म्यूज़िक थेरेपी। आर्ट और म्यूज़िक थेरेपी से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस और प्रोसेस करो। 11वां, साइकेडेलिक असिस्टेड थेरेपी। कंट्रोल्ड सेटिंग्स में सिलोसिबिन जैसे सब्सटेंसेस के साथ थेरेपी एक्सप्लोर करो, जो सीवियर डिप्रेशन के लिए इफ़ेक्टिव हो सकती है। 12वां, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान्स। न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलकर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स बनवाओ जो मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करें। 13वां, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। MBCT तकनीकें से सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन इम्प्रूव करो। और आखिरी तरीका, डिजिटल डिटॉक्स। रेगुलर डिजिटल डिटॉक्स सेशंस करके स्क्रीन टाइम कम करो और ऑफलाइन एक्टिविटीज़ पर फोकस बढ़ाओ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।